गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं हूं स्तुति सिंह। आपको जैसे कि पता है, ये हमारा एमपी जीके की सीरीज है जिसमें हम लाइन से टॉपिक वाइज टॉपिक सारे एमपी के कवर कर रहे हैं। और ये हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं कि किसी एक एग्जाम के हिसाब से एमपी कवर की जाए, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के एमपी जीके को कवर करने का प्लान है। अब जो साथ में पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है। हम लोग का लास्ट टॉपिक जलवायु था, उससे पहले मैंने नदियां पढ़ाई। 3 पार्ट में आपने नदियां पढ़ी। नदियां के बाद आप लोगों ने जलवायु पढ़ा। हालांकि मैंने बोला था कि अब मैं क्या शुरू करूंगी, नेशनल पार्क्स, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे इससे पहले नदी घाटी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अभी तुरंत तुरंत आप लोगों ने नदियां पढ़ा हुआ है ना। तो उसके बाद नदी घाटी परियोजना हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स कवर करने वाले हैं हम इस क्लास के थ्रू। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या कि हम लोग के यहाँ 2 संस्थाएं एग्जाम कराती हैं। कौन कौन सी? एमपीपीएससी और व्यापम या फिर पीईबी। ठीक है, अब एमपीपीएससी में कौन कौन से एग्जाम? एमपीपीएससी प्रीलिम्स है ना, इसका कैलेंडर आ गया, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है ना, तो पूरी तैयारी रखना है। उसके अलावा एमपीपीएससी एडीपीओ, एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, और फिर उसके अलावा और कहाँ दिख रहा है एमपीपीएससी? एमपीपीएससी एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक, और अगर व्यापम की बात करें तो एमपी कांस्टेबल, बहुत जल्दी इसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, जनवरी में इसका एग्जाम होने वाला है। किसका? कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो तैयारी पूरी रखनी है इसकी भी। क्या क्या? कांस्टेबल, एमपी एसआई और व्यापम पटवारी। और उसके अलावा व्यापम में एक और है, क्या है? व्यापम सब इंजीनियर। तो सब इंजीनियर क्या है? टेक्निकल पोस्ट है दोनों। कौन कौन सी? एई और सब इंजीनियर। और इसमें एमपी आती है, आप सबको पता है ना, चाहे टेक्निकल आए या फिर यहाँ पे कुछ और नॉन टेक का पार्ट आए, कुछ भी आए, जीएस आए, लेकिन एमपी तो कॉमन रहेगी ही सारे एमपी के एग्जाम्स में, है ना। इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया है ना। अच्छा खासा एमपी स्ट्रांग होना आप लोगों को वैसे भी लीड दिला देगी बाकी लोगों से, है ना, जो कि एमपी के बेसिक क्वेश्चन गलत करने वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। बाकी आप लोगों को इसका, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इसका कहाँ मिलेगा पीडीएफ, तो रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया ही है। उसके अलावा रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अभी अपडेट नहीं हो पा रहा है बराबर से, लेकिन एप्लीकेशन में आपको पूरे पीडीएफ मिल जाएंगी पीपीटी फॉर्म में, है ना। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नदी घाटी परियोजनाएं। अब नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या है? जब कोई नदी होती है, उस नदी पे कोई डैम बनाया जाता है। आप लोग घूमने जाते रहते होंगे, डैम, है ना। तो उस डैम बनाने का कोई एक उद्देश्य नहीं होता है, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। इसी कारण इसको एक और नाम से पुकारा जाता है। क्या बोला जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यानी एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। किसमें? नदी घाटी बनाने में, है ना। डैम बनाने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। क्या क्या? जैसे देखते हैं, अब एक बार पहले इसको देख लीजिए। एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। वही लिखा है जो मैंने अभी बोला है। ठीक, यह नदी घाटी परियोजना कई उद्देश्यों से बनाई जाती है। अब कौन कौन से मेजर उद्देश्य हैं वो देखिए। सबसे पहले सिंचाई। जब डैम बनता है, पानी इकट्ठा होता है ना, तो उसके बाद अगर आसपास के खेतों में या जहां तक पहुंच सकता है पानी, तो वहां से सिंचाई की सुविधा प्रदान हो जाती है ना। उसके अलावा पेयजल। ऐसे क्या होते हैं, वर्षा होती है उस टाइम नदियों में बहुत सारा अच्छा खासा पानी होता है ना। उसके बाद क्या होता है, वर्षा के मौसम के बाद जब गर्मी का मौसम आता है या फिर कहीं कभी और, तो जब बारिश नहीं मिल पाती है तो क्या नदियां सूख जाती है, तो फिर क्या होती है, सिंचाई की प्रॉब्लम आती है। तो क्या पानी बचाने का एक स्मार्ट तरीका हुआ ना, डैम। तो क्या पहला यूज क्या हो गया? सिंचाई के लिए। दूसरा पेयजल, यानी पीने का पानी भी सप्लाई किया जाता है, जो पानी इकट्ठा करते हैं ना। उसके अलावा विद्युत उत्पादन में। अब मैं जो भी आपको परियोजनाएं पढ़ाने वाली हूँ उसमें मैं आपको सब में बताऊंगी कि उत्पादन क्षमता सब में आपको एक लिखा वर्ड मिलेगा। तो उत्पादन क्षमता क्या है? क्या है उत्पादन क्षमता? विद्युत उत्पादन क्षमता। कौन सी? जल विद्युत। जल विद्युत मतलब, विद्युत तो ठीक है, समझ में आ रहा है। जल विद्युत मतलब
जल से उत्पादित की गई विद्युत, है ना। ऐसे कोयले से होती है, भूतापीय, बहुत तरह की होती है ना, तो ये क्या जल विद्युत की बात हो रही है ना, जल से उत्पादन की गई विद्युत। ठीक है, उसके अलावा मत्स्य पालन, मछलियों का पालन किया जाता है ना। पर्यटन विकास, अब मैं ये बात शुरू में ही बोली कि आप लोग डैम घूमने जाते रहते होंगे, है ना। तो डैम में घूमने जाते तो बहुत जगह आपको टिकट वगैरह लगती होंगी, कहीं कहीं टिकट नहीं भी लगती है, तो कुछ और जगह कहीं और थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है। तो क्या होता है, ये पर्यटन से पैसा कमाया जाता है, किसके, गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो पर्यटन विकास, ठीक है। नौका परिवहन, तो ये सब क्या है, ये सब नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है इन परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग सबसे पहले दो नदी घाटी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चंबल के बारे में, मतलब चंबल नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं, कहाँ कहाँ बनाई गई। आप कोई भी नदी घाटी अगर परियोजना पढ़ने जा रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। चंबल हो या कोई भी हो, क्या क्या पढ़ना है, एक कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी पे है। अगर आपको ईयर पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर मिल रहा है इंफॉर्मेशन तो कब बनाई गई है वो, ठीक है। और उसके आसपास जो भी छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें, पर मेन ये मेजर चीजें जो आपको कवर करना है, और उनकी उत्पादन क्षमता, मतलब कितने विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है इसके द्वारा। ठीक, तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले चंबल नदी घाटी परियोजना, है ना। पूरा स्टेप वाइज देखेंगे। आज आपकी दो होंगी कवर, क्या क्या, चंबल और उसके बाद नर्मदा में जो जो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी कहां से निकलती है, फटाफट बताएं कहां से निकलती है नदी। नदियां पढ़ा आप लोगों ने चैप्टर, फटाफट बताएं कहां से निकलती है चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, कौन सी, चंबल नदी घाटी परियोजना। कहां से निकलती है चंबल, चंबल निकलती है महू के जाना पाओ पहाड़ी से। ठीक, अब मैं ये थोड़ा सा आपको टाइम दूंगी जैसे आप लोग टाइप कर सके, है ना, टाइप करके आंसर बता सके। ठीक, तो अब चलिए आगे चलते हैं, कहा, चंबल नदी घाटी परियोजना में। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, कौन सी, चंबल घाटी परियोजना। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्या, मध्य प्रदेश की पहली परियोजना नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो कौन सी है, चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक, इसका प्रारंभ कब किया गया, इसका प्रारंभ किया गया है 1953-54 में। ठीक, इस परियोजना में मध्य प्रदेश, अब कहाँ कहाँ की कोई परियोजना होंगी, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है हर परियोजना के बारे में, कि वो केवल मध्य प्रदेश की परियोजना है या फिर मध्य प्रदेश के अलावा और भी प्रदेश या राज्य सम्मिलित होकर उस परियोजना को बनाए हैं। ठीक है, और उसका हिस्सा ले रहे हैं किसी भी चीज में, चाहे वो सिंचाई में पानी का हो या पेयजल का हो या फिर जल विद्युत का हो। ठीक, तो ये क्या, जो जितनी परियोजनाएं बनेंगी चंबल नदी घाटी पे, तो किसकी संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किसकी किसकी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की दो। तो अगर पूछा जाए चंबल नदी घाटी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक, ईयर याद रखना है, कब प्रारंभ कब हुआ है, 53-54, और इसी के साथ क्या थी, ये पहली थी। ठीक, इस परियोजना में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, लगभग 386 मेगावाट। अभी किसकी बात कर रहे हैं, कुल उत्पादन क्षमता की। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूं कि चंबल नदी घाटी में और कितने स्टेप्स हैं, मतलब कितने चरणों में बनी है और कौन कौन से डैम आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की, तो कितनी है, 386 मेगावाट। चलिए आगे चलते हैं, ये इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अब देखिए मैं क्या बोली थी कि चंबल नदी घाटी परियोजना मतलब हो गई पूरी चंबल नदी पे जितनी भी परियोजनाएं बनाई गई हैं, है ना। तो अब कौन कौन सी परियोजना बनाई गई है, तो इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में बांध का निर्माण किया गया है। कितने चरणों में, 3 चरणों में, मतलब कितने बांधों का निर्माण किया गया होगा, 3 बांध का निर्माण किया गया होगा। सबसे पहला कहाँ,
कौन सी परियोजना है? गांधी सागर बांध। कहाँ पे है? अब ये आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक। अभी नाम देख लीजिए क्या क्या है। पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, ठीक। तीसरा जवाहर सागर, या इसी का क्या नाम है? कोटा बैरागा। पहले इसका क्या नाम था? कोटा बैरागा नाम था, ठीक। फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? जवाहर सागर कर दिया गया। तो चंबल नदी घाटी परियोजना कितने चरणों में बनी है? 3 चरणों में बनी है। कितने बांध हो गए? इसलिए 3 बांध हो गए। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया गांधी सागर बांध। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया कोटा बैरागा या जवाहर सागर बांध, ठीक। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करने वाले हैं? अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। कहाँ पे स्थित है, कितना विद्युत का उत्पादन। अब देखिए जैसे ऊपर मैंने यहाँ बताया, क्या यहाँ मैंने बताया कि कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 386 मेगावाट। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि 3 अलग अलग, तीनों गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कितना उत्पादन करती हैं अलग अलग, ठीक। और कहाँ पे है, ठीक। चलिए सबसे पहले क्या? गांधी सागर बांध। क्या? गांधी सागर बांध कहाँ पे है? मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में। कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने मंदसौर जिले का भानपुरा तहसील? फटाफट बताएं कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? कौन से पार्ट में था? कहाँ से अदला बदली हुई है इसकी? बताएं, फटाफट बताएं। मंदसौर जिले का भानपुरा तहसील कौन से पार्ट में था? पार्ट बी में था, है ना। क्या किया गया था इसको? इसको किस, ये कहां से मिला था हम लोगों को? मंदसौर जिले का भानपुरा तहसील राजस्थान से मिला था हम लोगों को, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, राजस्थान को दिया था भानपुरा तहसील का क्या? सुनील टप्पा, एक स्पेसिफिक जगह, ठीक है। तो तहसील क्या थी? भानपुरा तहसील ही थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो कहाँ पे है? मंदसौर जिले के भानपुर तहसील में, जो कि हम लोग ने मतलब किसको दिया था? राजस्थान को दिया था। क्या? मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को किसको दिया था? राजस्थान को दिया था, जो कि पार्ट बी में अदला बदली के अंतर्गत हुआ था, है ना। ये पढ़ा है आप लोगों ने। चलिए भूलना नहीं है पुरानी चीजें, ठीक। तो क्या बात हो रही है? गांधी सागर बांध मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में है। उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 115 मेगावाट। टोटल आप लोगों ने देख लिया। कहाँ पे देख लिया? जब ऊपर मैंने बताया आप लोगों को, क्या बताया कि टोटल कितनी उत्पादन क्षमता है, वो तो अलग हो गई, वो पूरे चंबल नदी की हो गई। अब वो 3 पार्ट में डिवाइड है तो उसकी बात हो रही है। तो स्पेसिफिक गांधी सागर बांध का कितना है? 115 मेगावाट, ठीक। इसके बाद चलते हैं कहाँ पे? इसके बाद ये है क्या? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है राणा प्रताप सागर? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। तो अभी तक आप लोग कितना पढ़ लिए? 2 पढ़ लिए चंबल की। कौन कौन सी? गांधी सागर बांध। तो ये कहाँ है? ये तो मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ? मंदसौर के भानपुरा तहसील में। और दूसरी क्या पढ़ा आपने? राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ पे है? इसकी स्थिति राजस्थान में है ना। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है। अब आप लोगों को बताया है कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो ठीक, कुछ मध्य प्रदेश में कुछ राजस्थान में। अब अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, चलिए आगे आप तीसरा भी पढ़ लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या क्वेश्चन बनता है ना। अब क्या आ गया आपका तीसरा? जवाहर सागर बांध, जिसका नाम पहले क्या था? कोटा बैरागा। क्यों नाम था कोटा बैरागा? क्योंकि कहाँ पे स्थित है ये? कोटा में स्थित है। कोटा कहाँ है? राजस्थान में है ना। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। किसकी? जवाहर सागर बांध की उत्पादन क्षमता है। तो अच्छा, मैं बोल रही थी एक क्वेश्चन बनता है। क्या बोल रही थी मैं? कि चंबल नदी घाटी परियोजना में कितने बांध मध्य प्रदेश में हैं? तो कितने बांध मध्य प्रदेश में है?
जल्दी बताइए, तीन में से कितनों की स्थिति मध्य प्रदेश में है? कितने की है? एक जवाहर सागर तो कोटा में हो ही गया, राणा प्रताप सागर कहाँ हो गया? चित्तौड़गढ़ में। तो कितना बचा? एक। एक ही है जो कि कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध मध्य प्रदेश में है, तो कितने हैं? एक बांध मध्य प्रदेश में है और दो कहाँ पे है? दो राजस्थान में है। चलिए आगे चलते हैं। अब कहाँ आते हैं? नदी घाटी, कौन सी नदी घाटी परियोजना में? नर्मदा नदी घाटी परियोजना। अब नर्मदा नदी घाटी परियोजना में क्या आप देखने वाले हो? अभी तो हम लोग वो पढ़ेंगे जो डायरेक्ट बिल्कुल नर्मदा नदी पे बनी हुई है। उसके अलावा आप क्या पढ़ोगे? उनकी जितनी सहायक नदी है या जो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बांध है, चाहे वो किसी भी नदी में हो, वो सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? जो बिल्कुल डायरेक्ट नर्मदा नदी पे स्थित है। अभी चंबल नदी की बात हो गई। चंबल नदी पे कितनी परियोजनाएं स्थित है? तीन, है ना? पढ़ लिया आप लोगों ने। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नर्मदा नदी घाटी परियोजना की। ठीक, इसमें जो भी डायरेक्ट नर्मदा नदी पे है वो हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला इंदिरा सागर बांध परियोजना या फिर पुनासा बांध। पुनासा क्या है? पुनासा पुराना नाम है जो कि बदल के क्या कर दिया गया? इंदिरा सागर परियोजना बांध। ठीक, पुनासा किस आधार पे? जैसे कोटा बैरागा का नाम कोटा बैरागा क्यों था? क्योंकि वो कोटा में थी। इसी तरह पुनासा का नाम पुनासा बांध इसलिए था क्योंकि ये पुनासा खंडवा में स्थित है। ठीक, तो अब मैं ये बता ही दी कहाँ पे है स्थान। यह बांध नर्मदा नदी के पुनासा गांव खंडवा में स्थित है। किसकी बात हो रही है? इंदिरा सागर परियोजना की। अब ये नहीं सोचना है कि पुनासा, तो पुनासा लिखा रहेगा तो खुद ही समझ जाएंगे पुनासा खंडवा। क्यों? क्योंकि याद रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पुनासा लिखा रहे, इंदिरा सागर बांध परियोजना भी लिखा रह सकता है ना। तो अपने को याद रखना है क्या, कहाँ पे है? खंडवा के पुनासा गांव में। ठीक है, चलिए। उत्पादन क्षमता कितनी है? उत्पादन क्षमता है 125 मेगावाट की। कितनी टरबाइनें लगवाई गई हैं? 8 टरबाइनें। यानी कि एक टरबाइन कितना? 125 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करती है। तो ऐसी कितनी टरबाइनें लगाई गई हैं? 8 टरबाइनें लगाई गई हैं, जिनसे लगभग टोटल कितनी? 1000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। कितनी? 1000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। किससे? इंदिरा सागर परियोजना से। क्या क्या याद हुआ आप लोगों को इंदिरा सागर परियोजना में? इंदिरा सागर परियोजना दूसरा नाम पुनासा। पुनासा नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये खंडवा के पुनासा गांव में है। उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट, जिसमें कि 125 मेगावाट की 8 टरबाइनें लगाई गई हैं। ठीक है, अब इसका शिलान्यास कब हुआ? शिलान्यास मतलब क्या होता है? शिलान्यास मतलब होता है, देखिए दो चीजें आपको मिलने वाली हैं। एक लिखा रहेगा शिलान्यास, ठीक है, और दूसरा क्या लिखा रहेगा? इनॉग्रेशन होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में इनॉग्रेशन को? जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो मिलेगा आपको, आपको मिलेगा आगे तो पता चल जाएगा, है ना। जो भी याद नहीं आ रहा मुझे वर्ड हिंदी वाला, ठीक है। तो इनॉग्रेशन, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, शिलान्यास और इनॉग्रेशन में? शिलान्यास कब होता है? कोई भी चीज जब शुरुआत की जाती है बनाने की, ठीक है, तो उसका शिलान्यास कहते हैं उसको। ठीक है, मतलब कि इस टाइम पे कब, क्या डेट लिखी है? 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने क्या किया था? शिलान्यास। मतलब इंदिरा गांधी ने आके नींव रखी थी और क्या किया था? बांध को प्रारंभ होने की अनुमति मिली, उसके बाद नींव रखी गई, उसके बाद क्या हुआ? बांध बनना प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुनासा बांध का नाम बदल के इंदिरा सागर बांध क्यों रखा गया। क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि किसने किया शिलान्यास? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। कब? 23 अक्टूबर 1984 को। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे ये रह गया क्या, डायरेक्ट हम लोग कहाँ चले गए? इंदिरा सागर परियोजना में, नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में
पहले ये चीजें जाननी थी, है ना, ये दिखा नहीं इधर है, ठीक है। चलिए, तो क्या है, टोटल कितनी है, नर्मदा नदी बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, बहुत सारे बांध होंगे, तो क्या सबको पढ़ना इंपॉर्टेंट है? हर एक चीज तो आप रट नहीं सकते और रटने की जरूरत भी नहीं है। क्या पढ़ना है, क्या समझना है, वही जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना। तो इस परियोजना में लगभग 29 वृहद, वृहद मतलब बड़े बांध, ठीक है, और 135 मध्यम, और 300, यहां देखिए नंबर छूट गया लिखना, 300 कितनी है, लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। 300 लिखना मिस हो गया है, नोट कर लीजिएगा, है ना। तो कितनी है, 29 वृहद परियोजना, 135 मध्यम परियोजना और 300 लघु परियोजना। अभी आपको हो सकता है कि ये लगे कि मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं ना, कि कितनी परियोजना बनाने का प्लान है ऐसा, और आपको ऑप्शन दे देंगे। तो क्या 29 वृहद, 135 मध्यम और 300 लघु सिंचाई परियोजनाएं, ठीक। अब देखिए इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई और जल विद्युत। ये मैंने आपको बता दिया है ना कि प्रमुख उद्देश्य यही होता है, और उसके अलावा और भी उद्देश्य होते हैं, लेकिन अभी किसकी बात हो रही है, नर्मदा घाटी के, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक। तो पहले ये नोट करना है, उसके बाद फिर ये शुरू करना है, ये स्किप हो गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब क्या हो गया, इंदिरा सागर बांध या फिर परियोजना पुनासा बांध, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। चलिए, अब कहाँ आ रहे हैं हम लोग, इधर से शुरू करना है ना, ओमकारेश्वर बांध परियोजना। ओमकारेश्वर कहाँ है, बहुत लोग घूमने गए होंगे, सबको पता होगा, है ना। पर्यटन और दार्शनिक स्थल भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो ओमकारेश्वर पढ़ेंगे, है ना। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, कहाँ पे, ओमकारेश्वर में, है ना। नहीं घूमने गए हैं तो जरूर जाएं घूमने, है ना, अच्छी जगह है, घूमने लायक बढ़िया जगह है, ठीक है। तो कहाँ पे है, ये भी खंडवा में है। अब पहला वाला जो पढ़े थे हम लोग, इंदिरा गांधी, वो भी कहाँ था, खंडवा में था। और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, ओमकारेश्वर, ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है कहाँ पे है, खंडवा में है, ठीक। तो दो कहाँ के पढ़ लिए, नर्मदा के, खंडवा के पढ़ लिए, ठीक। तो ये खंडवा जिले के ओमकारेश्वर या मांधाता, ठीक, मांधाता की नगरी बोलते हैं किसको, खंडवा को, ठीक, ओमकारेश्वर को, ठीक है, गांव में निर्मित की गई है। उत्पादन क्षमता कितनी है, उत्पादन क्षमता है 450 मेगावाट, कितनी है, 450 मेगावाट। जिसे, ये कब की बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रारंभिक, मतलब कि जब की बनाया गया शुरुआत में, तो शुरुआत में कितना उत्पादन हो रहा था, लगभग 450 मेगावाट। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये बढ़कर कितनी हो गई है, 520 मेगावाट। अब कितना उत्पादन हो गया है, वर्तमान है ये, ठीक है, वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है, 520 मेगावाट। तो ये किसकी बात हो गई, ये ओमकारेश्वर परियोजना की बात हो गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या पढ़ना है सब में, यही पढ़ना है, क्या, स्थान, मतलब कहाँ पे निर्मित है परियोजना, कौन सी नदी पे निर्मित है। अब तो मैं जैसे पहले आपको नर्मदा नदी घाटी परियोजना ऐसा हेडिंग डाल के आगे का पढ़ा रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी नदी पे है, तो वो हम लोग को पहले से पता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे पूछ लिया क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी, अब ओमकारेश्वर तो मान लीजिए बहुत क्लियर पता चल रहा है ना, इंदिरा गांधी बांध परियोजना किस नदी पे है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे बने हैं, व्यापम हो या फिर एमपीपीएससी हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो अभी मैं क्या, इस अब जैसे चंबल नदी पढ़े हम लोग, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या राणा प्रताप सागर परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है, तो कौन सी नदी पे स्थित है, चंबल नदी पे स्थित है, ठीक है। तो ये चीजें नोटिस करना है, ध्यान देना है, क्योंकि मैंने पहले ही हेडिंग डाल दी है कि कौन सी नदी की परियोजना की बात हो रही है। अगर आप सेपरेट सेपरेट लिखते हैं तो उसमें क्या क्या लिखोगे, स्थान लिखे, उत्पादन क्षमता लिखे, उसके बाद क्या लिखोगे, कौन सी नदी पे स्थित है, कौन सी नदी पे बनाया गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब कहाँ पे आ गए, अब हम लोग आ गए हैं महेश्वर परियोजना।
अब ये जो खंडवा से ये जो ओमकारेश्वर, एक मिनट, इसके लिए आपको समझने के लिए पहले ऊपर यहाँ पे बना है क्या, मैप। अब आप इसको देखना, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। जब इसी का पानी छोड़ दिया जाता है तो ये पानी आगे बढ़ता है और इसी पानी पे महेश्वर में, यहाँ पे है ना, महेश्वर पे परियोजना बनाई गई है, कौन सी, महेश्वर परियोजना, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये खरगोन हो गया, और ये क्या हो गया, ओमकारेश्वर वाला कहाँ पे हो गया, ये खंडवा में हो गया। और ये क्या है, ये इंदिरा सागर है। तो अगर देखा जाए, आपको क्लियरली इसमें दिख रहा होगा, देखा जाए अगर, तो इंदिरा सागर ये खंडवा, ठीक। और फिर नीचे ओमकारेश्वर, ये भी क्या, खंडवा। इसका पानी है किसका, इंदिरा सागर का जो पानी है, ये आगे बढ़ के, यही वाला पानी आगे बढ़ के जा रहा है, तो इसी पानी पे किसको बनाया गया, ओमकारेश्वर को बनाया गया, जो कि कहाँ है, ये भी खंडवा में है। फिर यही वाला पानी आगे बढ़ रहा है और इसी वाले पानी पे, जो यहाँ का छोड़ा हुआ पानी ओमकारेश्वर का, इसी पानी पे क्या बनाया गया है, महेश्वर परियोजना, जो कि कहाँ है, खरगोन में है, ठीक। महेश्वर भी बढ़िया जगह है, घूमने लायक है ना, इसको भी हम लोग पर्यटन में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इंदिरा सागर बांध परियोजना के छोड़े हुए पानी से कहा क्या बनाया गया, ओमकारेश्वर परियोजना। इसके छोड़े हुए पानी से क्या बनाया गया, आगे बढ़े हुए पानी से क्या बनाया गया, महेश्वर परियोजना। ये दोनों कहाँ हो गए, खंडवा में हो गए, और ये कहाँ हो गया, ये खरगोन में हो गया महेश्वर। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, महेश्वर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो क्या क्या लिखा है महेश्वर में, चलिए। सबसे पहले, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर द्वारा, देखिए इसमें लिखा है ओमकारेश्वर द्वारा छोड़े गए पानी पर महेश्वर, जो कि कहाँ पे है, खरगोन में है, ठीक है। इस पे बनाई गई है कौन कौन सी, महेश्वर परियोजना। अब महेश्वर परियोजना महेश्वर में ही है, ये तो सबको पता है। महेश्वर कहाँ है, खरगोन में है, ठीक है ना, खंडवा नहीं कर देना है। बहुत लोग इन चीजों में भी कंफ्यूज होते हैं, है ना। चलिए, उत्पादन क्षमता कितनी है, 320 मेगावाट। कितनी है उत्पादन क्षमता, 320 मेगावाट। ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रारंभ की, जबकि ये परियोजना बनी थी। तो क्या प्रारंभिक उत्पादन कितना था, 320 मेगावाट, जो अब बढ़ गया है और अब कितना हो गया है, 400 मेगावाट। मतलब कि अब क्या हो गया, ये वर्तमान हो गया है, वर्तमान, ठीक। तो प्रारंभिक कितना उत्पादन हो रहा है, 320 मेगावाट। वर्तमान में कितना हो रहा है, 400 मेगावाट। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई महेश्वर की। तो अब हम लोगों ने नर्मदा नदी घाटी में कितनी परियोजनाएं पढ़ ली अभी तक, 3 परियोजना पढ़ ली। कौन कौन सी, इंदिरा सागर या पुनासा, दूसरी ओमकारेश्वर, और तीसरी महेश्वर। जिसमें से 2 कहाँ पे है, 2 खंडवा में स्थित है, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर। और महेश्वर कहाँ स्थित है, महेश्वर खरगोन में स्थित है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब कहा, सरदार सरोवर बांध। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बाकियों से बड़ा है ना। और आप लोग इसका नाम जरूर सुने होंगे, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत ही विवादित था क्या, ये सरदार सरोवर परियोजना। बहुत लंबे समय से इसका केस कोर्ट में अटका हुआ था, है ना। इस पे फैसला आया, बहुत बहुत हंगामा हुआ। आप लोग न्यूज फॉलो करते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। अब सरदार सरोवर परियोजना शुरू करने के पहले एक बार क्या, थोड़ा सा जान जाइए किसके बारे में, पैक के बारे में, कोर्स के बारे में, है ना। तो क्या हमारा प्री प्लस मेंस का कोर्स है, जो प्री प्लस मेंस का कोर्स है, कितने का है ये, 9,999 रुपए का है, ठीक। और ये आपको हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, ठीक है। कौन सा, प्री प्लस मेंस का ये जो पूरा कोर्स है, आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। इसका प्राइस क्या है, 9,999। आपको करना बस इतना है कि प्ले स्टोर में जाएंगे, है ना, रक्षा एकेडमी
इंस्टॉल करने वाले हैं आप, और उसके बाद वहां जाके इसको परचेज कर लेंगे। और नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉल करके बाकी डिटेल्स भी आप जान जाएंगे क्या करना है कैसे करना है। तो ये किसकी बात हो गई, ये हो गई आपके ऑनलाइन क्लास की बात, ठीक है, ऑनलाइन क्लास की बात। और ये भी जो है आपका ये, अब इसमें आपको क्या मिलने वाले हैं, वीडियो लेक्चर भी मिलेगा आपको, और उसके बाद पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी के पूरे नोट्स मिलने वाले हैं आपको, किसके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, ऑनलाइन क्लास की बात हो गई। अब चलिए किसकी बात करते हैं, एक बार ऑफलाइन क्लास की बात करते हैं ना। ऑफलाइन क्लास का क्या है, ऑफलाइन क्लास हम लोग की स्टार्ट हो गई है कब से, 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। कौन सी क्लास है ये, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास है, जो कि 10 दिसंबर को स्टार्ट हो चुकी है, कहाँ, ऑफलाइन में, है ना। उसके अलावा 15 दिसंबर से एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है, कब से, 15 दिसंबर से एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये प्री प्लस मेंस के लिए, ठीक है। यानी इसमें आपको प्री भी पढ़ाया जाएगा और मेंस भी पढ़ाया जाएगा, ये बोथ ओरिएंटेड रहेगी। और ये जो 10 दिसंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, ये सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास है, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों को कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ठीक। और आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट आता है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है, तो जो लोग प्रीमियर देख रहे हैं, सुबह 8 बजे देख रहे हैं, उन्हें तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, ऑन द स्पॉट जो भी डाउट आता है। लेकिन जिनको और भी डाउट आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है, वो कमेंट में भी अपना डाउट छोड़ सकते हैं, उसके बाद मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी, ठीक। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक। सरदार पटेल ने इस बांध की परिकल्पना की थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम सरदार सरोवर परियोजना क्यों रखा गया, ठीक है। किसने परिकल्पना की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कब, 1946 में, ठीक है, बहुत पहले की बात है ना, 1946 में। मतलब अब चलिए, इस परियोजना का शिलान्यास कब हुआ, 5 अप्रैल 1961 में। अब मैंने आपको बता दिया शिलान्यास मतलब क्या, अभी तो क्या हुआ, 1946 में परिकल्पना हुई थी, मतलब किसी एक इंसान के दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा करते हैं ये अच्छा रहेगा, ठीक। अब शिलान्यास मतलब क्या हो गया, मतलब कि सब जगह से अप्रूव हो गया, बनना तय हो गया, अब काम स्टार्ट करना है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले नींव रखा जाता है ना, तो वो किसने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया है, 5 अप्रैल 1961 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, क्या है डेट, 5 अप्रैल 1961, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया है, शिलान्यास रखा गया है, किसका, सरदार सरोवर परियोजना का, ठीक। अब देखते हैं स्थान कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यह नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है, कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। लेकिन क्या है ये संयुक्त परियोजना है। अभी ये सिर्फ मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना नहीं है कि आप अभी पढ़ रहे हो नर्मदा नदी पे और फिर उसके बाद देख लिए गुजरात में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है, ये देखिए, यह परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। किसकी किसकी, 4 जगह की। कहाँ कहाँ की हो गई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की 4 जगह की संयुक्त परियोजना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहीं कहीं कोई कोई बुक्स में 3 जगह की संयुक्त परियोजना लिख रखा है ना, वो गलत है, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल बचें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, अपन कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ हमने तो बुक में पढ़ी है, अब बुक में क्या लिखा है उसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। और अपने यहाँ एमपी की बुक में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेंगी। तो कहाँ कहाँ की संयुक्त परियोजना हो गई, मध्य प्रदेश पहला क्योंकि नर्मदा नदी पे है, दूसरा गुजरात क्योंकि स्थिति कहाँ है, गुजरात, उसके अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान में, इधर जितने 2 हैं उन सब की संयुक्त परियोजना है पश्चिमी एरिया के, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत 1210 मीटर लंबा, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ी विवादित रही है, न्यूज में रही है, और न्यूज में रही चीज को हमेशा थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी चीज जो कि न्यूज में कभी भी रही है, ठीक है। थोड़ा सा करंट भी हो जाता है वो, है ना। तो कितनी है लंबाई इसकी, 1210 मीटर लंबा है, और
121 मीटर ऊंचा है। ये कब की बात की जा रही है? 121 मीटर जब बना है तब की बात की जा रही है। और विवाद क्यों होता है? अगर कोई भी परियोजना बनती है तो उसमें विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्योंकि कोई भी परियोजना कहीं बन रही है तो किसी बड़े एरिया में बन रही होगी, वहां किसी के खेत होंगे, किसी के घर होंगे, गांव होगा, लोग रहते होंगे, तो क्या होती है, उन लोगों को वहां से हटाया जाता है। विस्थापना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, उन लोग को गवर्नमेंट हटाती है और फिर एक नई जगह देती है कि आप यहाँ रहो, है ना। उनको घर बनवा के दिया जाता है, उनको नौकरी दी जाती है, बहुत सारी चीजें होती है ना। और उस एरिया को फिर पूरे बांध के अंतर्गत लाया जाता है। तो क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ के केस में ऐसा हुआ था, जो यहाँ के विस्थापित लोग थे वो बिल्कुल वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें एक मुख्य नाम क्या है? मेघा पाटकर। याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या शुरू किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन की पार्ट थी ये भी, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? मेन इस यही उद्देश्य था कि बहुत सारी परियोजनाएं बन रही हैं, ठीक है, विस्थापितों की समस्या हो रही है, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्या हो रही है, ठीक है, इस कारण से नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ये देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, याद रखना है, ठीक है। कौन है इनसे रिलेटेड? मेघा पाटकर, बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आया भी है मेघा पाटकर के बारे में, है ना। क्या थी ये? समाज सेविका थी, ठीक। चलिए, क्वेश्चन आ जाता है कि मेघा पाटकर क्या है? कलाकार हैं, क्या है, ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इन्होंने क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन में पार्ट लिया था, है ना। चलिए, अब क्या हुआ? हाँ, इनकी ऊंचाई कितनी थी शुरुआत में जब बनी? 121 मीटर। और अब इसकी ऊंचाई बढ़ा के वर्तमान में कितनी की गई है? 138.68 मीटर। पूरा जो मुद्दा था, पूरा मुद्दा ही ऊंचाई बढ़ाने को लेकर था, ठीक है। जब ये लोग शुरू में आंदोलन किए तो ठीक है, सरकार को भी लगा कि हाँ ठीक है, हमारा प्लान है, ये हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी है, बहुउद्देशीय परियोजना है तो बहुत सारे फायदे होते हैं इससे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है किसी बांध की, तो क्या उतना ही उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, और भी ज्यादा क्षेत्र खाली करवाते हैं ना, आसपास का विस्थापितों की संख्या बढ़ जाएगी और जगह बढ़ जाएगी ज्यादा, है ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा आंदोलन हुआ था कि ऊंचाई नहीं बढ़ाना चाहिए इस टाइम पे सबसे। ये फिर उसके बाद केस क्या था? कोर्ट में गया था, और इसकी ऊंचाई लगभग बोल रहे थे 168 मीटर करने की, है ना। जितना मुझे याद है ऐसे ही है, 160 या 168 ऐसे इतना करने का प्लान था। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने कोर्ट में केस लगाया, अपील की कि ये क्या पर्यावरण के लिए भी नहीं अच्छा है और हमारे लोगों के लिए भी नहीं अच्छा है, विस्थापितों की संख्या भी बढ़ेगी, उपजाऊ जमीन को बर्बाद किया जा रहा है, सब चीजें, है ना। तो फिर कोर्ट ने क्या किया? बीच का फैसला दिया, है ना। ऐसा भी नहीं बोला कि 121 मीटर है तो आप 121 मीटर ही रखो, बिल्कुल ना बढ़ाएंगे, और ऐसा भी ना बोला कि पूरा बढ़ा लो जितना कि आप लोगों ने प्लान किया है। क्या किया? बीच का बोला। कितना? 138.68 मीटर ऊंचाई करने की अनुमति दे दी कोर्ट ने, है ना। तो अब इसकी अगर वर्तमान ऊंचाई पूछा जाए तो वर्तमान ऊंचाई क्या है? 138.68 मीटर, ठीक। अब इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ किसको किसको मिलता है? सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को मिलता है, यानी सबसे ज्यादा, हर तरह से सबसे ज्यादा, चाहे सिंचाई हो, चाहे विद्युत का कम है हिस्सा, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा है, आगे मैं बताने वाली हूँ आपको, है ना। तो और भी कितनी बहुउद्देशीय परियोजना है तो और भी फायदे होते हैं ना, जल विद्युत, सिंचाई, और उसके अलावा फिर पेयजल, है ना, पर्यटन, हर तरह का होता है। और अगर गुजरात में स्थित है तो पर्यटन का जो भी होगा वो सब किसको जाएगा? गुजरात में ही जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश में तो आएगा नहीं, क्योंकि गुजरात जाएंगे सब लोग घूमने वहां, अगर डैम जाना है उन्हें तो, है ना। चलिए, और इतनी इंपॉर्टेंट है ये डैम कि कौन सी? सरदार सरोवर डैम गुजरात के लिए, कि इसको क्या बोलते हैं? इस बांध को गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं, है ना। तो गुजरात की जीवन रेखा कौन से डैम को कहते हैं? सरदार सरोवर डैम या फिर सरदार सरोवर परियोजना को क्या बोलते हैं? गुजरात की जीवन रेखा। याद रखना है ना। यही सब एग्जाम क्वेश्चन में बनते हैं, कहीं अलग से नहीं आते मध्य प्रदेश के क्वेश्चन। एमपी जीके के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बहुत डायरेक्ट, फैक्चुअल, ठीक।
और जिसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता है किसी तरह से, कितना भी कोई एग्जाम चाहे बदल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट ही फैक्ट है, क्या बदलेंगे इसमें, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आना ही आना है। जिसको क्लियर है, जिसने पढ़ा है, अच्छे से समझा है, थोड़ा याद रखा है, रिवीजन किया है, उनको बनेगा। और जिन्होंने एक बार पढ़ लिया और सोचे कि अरे मध्य प्रदेश तो पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है, हो गया अब रख दो, उनको क्या होगा, उनको भूल जाएगा। इतना आसान नहीं है एमपी याद रखना, है ना। चलिए उत्पादन क्षमता की बात करते हैं। उत्पादन क्षमता टोटल कितनी है? 450 मेगावाट। किसकी बात हो रही है? मैं पहले ही बताई थी, उत्पादन क्षमता मतलब क्या होगा? उत्पादन क्षमता मतलब होगा जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन मतलब जल से जो विद्युत बनाया जा रहा है उसकी बात हो रही है। कितना टोटल बनता है सरदार सरोवर परियोजना से? 1450 मेगावाट। याद रखना है, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। कितनी है? 1450 मेगावाट, ठीक है। जिसमें से मध्य प्रदेश को कितना मिलता है? मध्य प्रदेश को मिलता है 57%। किसका? 1450 मेगावाट का 57%। महाराष्ट्र को कितना मिलता है? महाराष्ट्र को मिलता है 27%। और गुजरात को कितना मिलता है? गुजरात को मिलता है 16%। अब इस बंटवारे में आप देख रहे होंगे कि राजस्थान का नाम नहीं है। तो जो जल विद्युत हम लोग उत्पादित करते हैं उसमें हम लोग गुजरात का कोई अरे सॉरी, राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। राजस्थान को जल विद्युत का कोई हिस्सा नहीं मिलता। सबसे ज्यादा किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को मिलता है जल विद्युत। कितना? 57%। फिर महाराष्ट्र को कितना? 27%। और फिर गुजरात को कितना? 16%। ठीक, चलिए उसके आगे देखते हैं। अब क्या, अब मैं बोली थी कि मैं वर्ड भूल रही हूँ, ये रहा वर्ड, क्या? लोकार्पण। ठीक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनोग्रेशन। ठीक, तो एक क्या पढ़ लिया? शिलान्यास। और दूसरा क्या हो गया? लोकार्पण। तो शिलान्यास क्या? जब नींव रखी जाती है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? शिलान्यास बोलते हैं, है ना। और इसको लोकार्पण मतलब अब बन के पूरा रेडी है, अब इसमें काम चालू हो जाएगा, जिसलिए इसको बनाया गया है ना। तो पूरा स्टार्ट कर दिया जाएगा उसको, उसको क्या कहते हैं? लोकार्पण। तो लोकार्पण कब हुआ है? बिल्कुल याद रखना है, कब? 17 सितंबर। 17 सितंबर को क्या है? अपने मोदी जी का हैप्पी बर्थडे है ना, उसी दिन आए थे और क्या किए हैं? लोकार्पण किए हैं। कौन? मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन, क्या? 17 सितंबर को 2017। अब याद रखिएगा, 17 17, ठीक। 17 सितंबर 2017 को लोकार्पण हुआ है। किसका? सरदार सरोवर परियोजना का। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी। ठीक, चलिए अब क्या, कभी कभी क्या होता है, कमिटी बनाई, अब कमिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कमिटी का नाम दे देता है और ये पूछा जाता है कि ये कमिटी किससे संबंधित है, क्यों बनाई गई थी, इसीलिए ये आपको मैं पूरे नाम बताने वाली हूँ। अब ये कमिटी क्यों बनाई गई? अब जहां भी विवाद रहता है, मैं आपको पहले दिन ही, कब, जब गठन और पुनर्गठन पढ़ा रही थी, मैं बता दी थी, अगर कहीं भी इंडिया में विवाद रहा किसी भी चीज में, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे पहले नाम आएगा कमिटी का, है ना। कि वो जांच करेगी, फिर उसके बाद उसके अनुशंसा के हिसाब से मानना है तो मानेंगे, नहीं मानना है, करते अपने हिसाब से ही है, लेकिन कमिटी बैठेगी जब तक कि कमिटी अपने पसंद का कुछ फैसला ना सुना दे, है ना। तो उसी हिसाब से अब जब ये विवादित जल परियोजना है, कौन सी, ये चाहे पूरे नर्मदा घाटी परियोजना की बात हो रही है, ना केवल सरदार सरोवर की, है ना। इंदिरा गांधी परियोजना जो आपने पढ़ा है पुनासा, वो भी काफी विवादित थी। है कि सरदार सरोवर सबसे ज्यादा विवादित है, उसमें भी बहुत आंदोलन हुआ, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन उस टाइम से ही, और जल सत्याग्रह शुरू हुआ था उसी टाइम से, है ना, मध्य प्रदेश में। तो ये सब किसके कारण हुआ था? ये सब इसीलिए हुआ था कि अगर कोई परियोजना बन रही है तो उसमें जो भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हमारे घरों पे या जो भी विस्थापित लोग हैं उनको जो समस्या हो रही है, उसके लिए किया गया था। तो उन्हीं से रिलेटेड कमिटी है। कौन सी? पहली पहली खोसला कमेटी। कब बनी है? 1964 में, याद रखना है। दूसरी शिंगलू कमेटी कब बनी है? 2008 में। फिर उसके बाद तीसरी शैफुद्दीन, ये का नहीं है, फा होगा, ठीक है, सैफुद्दीन सोच समिति, सैफुद्दीन शोज कमिटी। कब? 2004
6 में बनी है। तो क्या पहली खोसला कमेटी 1964 या 1964, शिंगलू कमेटी 2008, सैफुद्दीन सोज कमेटी, ठीक है, 2006, और उसके बाद एक क्या बनी है ये, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, ये कब बना है, 1969। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण कब बना है, 1969 में बना है, ठीक। तो अब आप लोगों को ये पूरी कमिटी, इसके नाम याद रखना है, और ये किससे संबंधित है, अगर कमिटी का नाम आ गया और पूछा ये किससे संबंधित है, तो ये नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है। आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, अलग अलग क्षेत्र के, है ना, और फिर बताएंगे ये कमिटी किससे संबंधित है, सवाल ये रहे, ऐसा बनेगा इससे, ठीक। ये हो गया आज का हमारा इतना टॉपिक, नदी घाटी परियोजनाएं पार्ट 1 था ये, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी इसको 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज एक पार्ट हो चुका है, यानी आधी आपकी लगभग नदी घाटी परियोजनाएं कवर हो चुकी हैं। अब हम लोग कौन कौन सी जो भी नर्मदा की और बचेंगी, और नर्मदा की सहायक जो नदी है या फिर किसी और नदी पे, जैसे बेतवा नदी पे है, ठीक है, बेनगंगा पे है, तो जो भी इंपॉर्टेंट परियोजना है वो पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा छोटे छोटे अगर कहीं बांध बने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे कल में। तो आपकी नदी घाटी परियोजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी कल, है ना, सेकेंड पार्ट में। तो आप लोग को अब मैंने ये बता ही दिया कल क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज आपने पढ़ ही लिया नदी घाटी परियोजनाएं पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, और ऐसा लग रहा है कि आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, लगातार मेरे वीडियो देखने से आपको फायदे हो रहे हैं, तो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी जोड़िए हमारे साथ। थैंक यू।